हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि मैं आज प्रिपरेशन करा रहा हूँ डीएसएसबी का जो प्रीवियस एग्जाम पेपर हुआ था 2019 में। उसको उसका जो पार्ट थर्ड है, यानी पार्ट थर्ड में, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था उसको कि पार्ट्स के हिसाब से चलेगा ये टॉपिक जो है, क्योंकि 100 क्वेश्चन थे तो एक वीडियो में आ नहीं सकते थे, इसलिए मैंने उसको डिवाइड कर दिया पार्ट्स में। तो आज पार्ट 3 में बात करेंगे। और हाँ, जो मैंने पेपर पूरा पढ़ा है तो मुझे लगा कि ये वाला जो पार्ट 3 है, ये चाहे हमारे लैब टेक्नीशियन हो या लैब असिस्टेंट हो या फिर ओटी टेक्नीशियन हो या ओटी असिस्टेंट हो या फिर रेडियोलॉजी असिस्टेंट हो या रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हो, उन सब के लिए एकदम मिक्सअप रहने वाला है। क्योंकि ये जो सवाल हैं वो आपके भी टॉपिक में आ सकते हैं, रेडियोलॉजी के भी टॉपिक में आ सकते हैं, या फिर ओटी या लैब सबके टॉपिक्स में आ सकते हैं, क्योंकि मिक्सअप है और नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी से लिए गए, जो डीएसएसबी ने इनको क्वेश्चंस को रखा था उस पेपर में। तो उन्हीं का डिस्कशन करेंगे आज हम। वो कौन कौन से सवाल थे जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ अभी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं पहले सवाल की तरफ। तो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है कि गैस्ट्रिक जूस कंटेन, यानी गैस्ट्रिक जूस में होता है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें क्या होता है, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, तो ऑप्शंस की बात करूं, ए की बात करूं पेप्सिन, लाइपेज एंड रेनिन, या फिर ऑप्शन बी की बात करूं ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड रेनिन, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड लाइपेज, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड रेनिन। दोस्तों, आपको गैस्ट्रिक जूस के बारे में पता होगा, स्टमक में पाया जाता है। तो इसमें क्या रहता है, इसके अंदर क्या मिलता है, देखो इसमें एक ऑप्शन राइट है और वो राइट है ऑप्शन नंबर 1, पेप्सिन, लाइपेज एंड रेनिन। ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो इसमें पेप्सिन भी होता है गैस्ट्रिक जूस में, लाइपेज भी होता है एंड रेनिन भी होता है। और बाकी के ऑप्शंस में क्या है, देखो ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी में भी ट्रिप्सिन है, ऑप्शन सी में भी ट्रिप्सिन है, ऑप्शन डी में भी ट्रिप्सिन है। तो ट्रिप्सिन गैस्ट्रिक जूस में नहीं होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इसलिए वो उसका राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन ए है वो इज द करेक्ट आंसर होगा। क्या है? पेप्सिन, लाइपेज एंड रेनिन। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिप्सिन नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शंस में ट्रिप्सिन है, होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सकस इंटेरिकस इज द नेम गिवन टू, यानी सकस इंटेरिकस को दिया गया नाम है। क्या है वो नाम? ऑप्शन ए की बात करूं, ए जंक्शन बिटवीन द इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन, या फिर ऑप्शन बी की बात करूं इंटेस्टाइनल जूस, या फिर ऑप्शन ए की बात करूं स्वेलिंग इन द गट, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं अपेंडिक्स। देखिए, ऑप्शन ए की दोबारा से हमको इसको पढ़ लेते हैं। ये सक्कस एंट्रिकस के बारे में पूछ रहा है, इसका दूसरा नाम क्या है। ये पहले ऑप्शन पे चले, जंक्शन बिटवीन द इलियम एंड द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी जो जंक्शन है इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का, या उसको बोला जाता है सक्कस एंटेरिकस, या फिर ऑप्शन बी है इंटेस्टाइनल जूस को बोला जाता है, या फिर ऑप्शन सी है ए स्वेलिंग इन द गट, यानी गट में जो स्वेलिंग है उसको बोला जाता है, या फिर अपेंडिक्स को बोला जाता है। दोस्तों, इसमें क्या बोला जाता है, जो ऑप्शन बी है इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस जो है इसका सकस एंटेरिकस का दूसरा नाम है। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंटेस्टाइनल जूस। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, व्हाट विल बी द PO2 एंड PCO2 इन द एटमॉस्फेरिक एयर कंपेयर्ड टू दोज इन द एल्वेओली एयर। अब हिंदी में बात करें तो वायु कोशीय वायु की तुलना में वायुमंडलीय वायु में PO2 और PCO2 क्या होगा। तो ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए PO2 लेसर और PSO हायर, या फिर ऑप्शन बी है PO2 हायर, PCO2 लेसर, या फिर ऑप्शन सी की बात करें PO2 हायर या PCO2 हायर, या फिर ऑप्शन डी है PO2 लेसर एंड PCO2 लेसर। देखिए, एटमॉस्फेरिक के बारे में बात कर रहा है हमसे। सवाल को समझो कि एटमॉस्फेरिक में जितने हमारे एयर या O2 और PCO2 कितनी मिलती है। अगर हमको वो पता है तो आंसर हम आराम से दे देंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो अगर हम नॉर्मल वातावरण की बात करें, अपने एटमॉस्फेयर की बात करें आसपास की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, अगर ऐसा पूछा जाए सवाल, और हमें ये पता होना चाहिए, ये आपके जब पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा, तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर वो पता है हमें तो इस आंसर को हम बड़े आसानी से दे पाएंगे। देखो, हम अगर इनहेल करते हैं, नॉर्मली इनहेल यानी ऑक्सीजन और CO2, या हम और भी गैसेस को इनहेल करते हैं तो कितनी कितनी मात्रा में करते हैं, अगर वो पता है तो हम आंसर एकदम क्लियर कर जाएंगे। देखिए, अगर मैंने इनहेल की तो इसमें मैंने कितना लिया, 21% ऑक्सीजन गई और 79% नाइट्रोजन गई और 0.04% CO2 गई। अब मैंने इनहेल की है, तो ये नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है और PCO2 की कम है, यानी कि PO2 और PCO2 क्या है, पार्शियली ऑफ ऑक्सीजन या फिर पार्शियली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसको फुल फॉर्म करके बोलेंगे।
अब मैंने इनहेल इतनी की थी, अब एक्सहेल्ड कितनी की ये भी पता होना चाहिए। अब मैंने जैसे ये सांस लिया था पहले, इनहेल की थी, अब मैं इसको छोड़ता हूँ, अब मैंने छोड़ा तो कितना छोड़ा, यहाँ पे कैलकुलेशन डिफरेंट हो गई। अगर मैंने पहले कितनी ली थी, PO2 कितनी ली थी, यानी ऑक्सीजन कितनी ली थी, 21% ली थी, लेकिन जब मैंने एक्सहेल्ड की, यानी कि जब मैंने छोड़ी तो कितनी छोड़ी, 16% छोड़ी, और जो 0.04% में CO2 थी वो बदल के उसकी कैलकुलेशन बदल गई, वो होगी हमारी 4%। और जो हमने 79% नाइट्रोजन ली थी वो एज इट इज, जैसे हमें हमारी बॉडी में उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमने हमारी बॉडी ने ऐसे ही उसको वापस कर दिया। तो अगर वो पता है तो उसको पता होने से हमें क्या लगा कि हमारे जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर की एयर की बात की जा रही है, PO2 और PCO2 की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और PCO2 की कम है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। तो ऑप्शन बी जो है, PO2 हायर और PCO2 लेसर, तो ये इज द राइट आंसर होगा इसका, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कम है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द प्रिंसिपल्स हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पेनक्रियाज इज। सवाल कह रहा है, अगर हिंदी में बात कर लेते हैं, अग्नाशय से निकलने वाला प्रमुख हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। तो ऑप्शंस दिए हैं इन्होंने कुछ। ऑप्शन ए की बात करें ग्लूकागोन है, या फिर ऑप्शन बी की बात करें इंसुलिन है, या फिर ऑप्शन सी की बात करें एड्रानिल है, या फिर ऑप्शन डी की बात करें ग्रोथ है। तो देखिए दोस्तों, हमें इन ऑप्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका, इंसुलिन। अब ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ग्लूकागोन का काम क्या है, एड्रानिल का काम क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमने शुगर ली, मतलब हमने कार्बोहाइड्रेट लिए, लेने के बाद क्या है, जो पेनक्रियाज, जो हार्मोन्स की बात करें यहाँ पे, पेनक्रियाज में जाके शुगर वहां पे पहुंची, शुगर के बाद उसको स्टोर करने का काम, यानी स्टोर कहाँ पे, मसल्स में, लीवर में स्टोर कौन करता है, हमारा इंसुलिन करता है। इंसुलिन क्या करता है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन्स में माना जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पेनक्रियाज के पास हमारा शुगर पड़ा हुआ उसको उठा के वो स्टोर कर रहा है। लेकिन अगर वहीं पर मैं ग्लूकागोन की बात करूं, ग्लूकागोन क्या है, कई बार आपने देखा होगा कि लोग फास्ट रख लेते हैं। अभी ये तो होगा कि नॉर्मल खाना खा रहा है बंदा, नॉर्मल रूटीन में, तो उसने खाना खाया तो कार्बोहाइड्रेट पहुंचेगी, शुगर पहुंचेगी, तो उसको स्टोर कर देगा, जो हम अपना इंसुलिन है। यानी एक साइकिल मानो कि इंसुलिन इधर से गया लेके सिस्टम की तरफ, स्टोर किया उसने, कहाँ पे, लीवर में किया, मसल्स में किया, वहां पे जाके उसने स्टोर कर दिया। और वहीं पे ग्लूकागोन, कई बार लोग फास्ट होते हैं तो वो नॉर्मली खाना नहीं खाते हैं, भूखे रहते हैं, तो जब हमारी बॉडी को शुगर की मात्रा चाहिए होती है तो ग्लूकागोन क्या करता है, वहां से रिवर्स मारता है, ग्लूकागोन वहां से सिस्टम से उठाता है, यानी कि जो स्टोर किया हुआ है शुगर उसको उठाता है और जाके वापस से पेनक्रियाज में करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, लोग खाना नहीं खाते, कहते हैं मुझे चक्कर सा आ गया, वो वही है। तो वहां पे हमारा ग्लूकागोन हार्मोन एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे इंसुलिन का काम कर रहा है। इंसुलिन क्या है, शुगर को उधर पहुंचा रहा है, यानी कि हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन्स की बात करें तो इंसुलिन का राइट आंसर होगा। और एड्रेनल का है, एड्रेनल हमारा, इसको पावर हार्मोन्स कह सकते हो, मतलब जैसे गुस्सा आया, एड्रेनल एकदम आया बाहर की तरफ निकल के, ले लड़ाई करने का मतलब एड्रेनल धुआंधार एकदम हो गया। तो एड्रेनल को हम ऐसे मान सकते हैं, पावर ऑफ हार्मोन्स कह सकते हैं। लेकिन आप इसको डिटेल में जितना पढ़ेंगे उतना कम है, और बहुत ही अच्छा है इसको पढ़ना, अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं एक एक के बारे में डिटेल में बात करूंगा तो बाकी के क्वेश्चन हमारे कहीं ना कहीं छूट जाएंगे। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो था ऑप्शन बी, इंसुलिन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द थोरासिस केज ऑफ मैन इज फॉर्म ऑफ, यानी हिंदी में बात की जाए तो मनुष्य का बक्ष पिंजर किससे बना है, मनुष्य का बक्ष पिंजर किससे बना है, यानी ये पूछ रहा है जो हमारा थोरासिक केज है, यानी ये वाला जो पार्ट है इसकी बात कर रहा है। तो ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शन है रिब्स, स्टेनम एंड थोरासिक वर्टेब्रा, या फिर ऑप्शन बी की बात करो रिब्स एंड थोरासिस वर्टेब्रा, या फिर ऑप्शन सी की बात करें रिब्स, स्टेनम एंड लंबर वर्टेब्रा, या फिर ऑप्शन डी की बात करें रिब्स एंड स्टेनम। देखिए इसमें जो ऑप्शन ए है वो इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि इसमें रिब्स भी है। रिब्स क्या है, रिब्स मतलब ये हमारी जो 12 इधर है, 12 इधर है, 24 रहती हैं टोटल, यानी 12 पेयर बोल सकते हैं इनको। तो रिब्स ये है हमारी, कहाँ किससे जुड़ी हुई है, स्टेनम से कनेक्ट है, जो हमारी मिड स्टेनम है। ये स्टेनम क्या होती है, स्टेनम भी 3 पार्टों में आप मान सकते हो, मैनोब्रियम, बॉडी और जाइफोइड प्रोसेस। तो इस तरीके से ये डिवीजन है। तो स्टेनम की आप इमेज देख लेना, इमेज में आपको सब चीजें समझ में आएंगी। और हमारी वर्टेब्रा, वर्टेब्रा क्या है, पीछे वाली, थोरासिक के पीछे जो हमारी वर्टेब्रा आ रही है वो। और वर्टेब्रा के बारे में भी हमें डिटेल में पता होना चाहिए। जैसे मैं कुछ आपको बता दूं, आप इमेज तो देख ही रहे, इसमें आप देखो क्या है, 7 सर्वाइकल होती हैं बोन्स की अगर बात करें, 12 थोरासिस होती हैं, 5 लंबर होती हैं, 5 सैक्रल होती हैं, 4 कॉपेक्स होती हैं। तो इस तरीके से आप देख भी रहे, ये इसको पढ़ लेना। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे तो नॉर्मल ये आया सवाल
क्या पता वो वर्टेब्रा के ऊपर प्रॉपर ही पूछ ले कि सर्वाइकल कितनी होती है, इस तरीके से आ जाए तो हम इसको भी पढ़ लेंगे तो हमें आसानी होगी, यानी हमारा होमवर्क थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, इस सवाल के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा भी चले जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल है रिलैक्सेशन ऑफ आर्टियोल स्मूथ मसल्स लीड्स टू। अगर मैं हिंदी में बात करूं, धमनियों को चिकनी मांसपेशियों को आराम मिलता है, धमनियों की चिकनी मांसपेशियों को आराम मिलता है। ऑप्शन ए की बात करें वैसोडाइलेशन, ऑप्शन बी की बात करें वैसो कंस्ट्रिक्शन, या फिर ऑप्शन सी की बात करें डिक्रीज ब्लड फ्लो, या फिर ऑप्शन डी की बात करें इंक्रीज प्रेशर। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, रिलैक्सेशन ऑफ आर्टियोल स्मूथ मसल्स, तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट होगा, वैसोडाइलेशन। अब बात करते हैं बाकी के ऑप्शंस के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब वैसोडाइलेशन अगर हम इसको आधा इसके मतलब कट करके जैसे बोलें वैसो और डायलेशन, अगर हम इनको दो पार्ट में मांगे तो वैसो मतलब वेसल्स, डायलेशन मतलब डायलेट रिलैक्स करना, तो ये वैसो डायलेशन इज द, देखो इमेज देख लो आप, इमेज में आप दिख रहा है। और वैसो कंस्ट्रिक्शन किसको बोलते हैं, सिकुड़ना। जैसे कि अभी ठंड का टाइम है, मान लो ठंड का टाइम है, ठंड में क्या है कि हमारी मसल जो सिकुड़ जाती है अंदर की तरफ, इतनी आसानी से बाहर की तरफ नहीं दिखती है, वो अंदर की तरफ चिप जाती है, तो क्या वो सिकुड़ गई, सिकुड़ने को क्या कहते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। और वैसो डायलेशन को हम कैसे समझेंगे, मान लो कि हिंदी नहीं, मतलब गर्मी का टाइम चल रहा है, गर्मी के टाइम में आपने देखा होगा कि पसीना आया, फेस पे पसीना आया, चेहरा एकदम लाल पड़ गया, तो हमारी जो वेसल्स है वो डायलेशन मोड पे आएंगे, यानी रिलैक्सेशन मोड पे आएगी, कि भाई जो अंदर गर्मी हो रही है उसको बाहर की तरफ रिलैक्स कर दे। आप इमेज में देखो कैसे दिख रहा है कि वैसो, इसके डायग्राम को देखो, वैसो डायलेशन कैसा दिख रहा है, वैसो कंस्ट्रिक्शन कैसा दिख रहा है, तो इससे आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ। द लाइफ स्पेन ऑफ एन एरेथ्रोसाइट इज अप्रोक्सीमेटली, यानी अगर हिंदी में बात की जाए तो एक एरेथ्रोसाइट का जीवन काल लगभग होता है। अब एरेथ्रोसाइट क्या है, एरेथ्रोसाइट का दूसरा नाम क्या है, उसको हम आरबीसी के नाम से भी जानते हैं, रेड ब्लड सेल, जो आपने पढ़ा होगा, तो उसी का नाम दूसरा था। जब एरेथ्रोसाइट, इन्होंने थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया, अगर आरबीसी देते तो आसान होता, बच्चे समझ भी जाते, लेकिन थोड़ा सा एरेथ्रोसाइट कर दिया तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, अगर आपको दूसरा नाम पता तो आप आसानी से इसका जवाब दे देंगे। तो ऑप्शन की मैं बात करूं, ऑप्शन ए में बात करें 50 डेज, या फिर ऑप्शन बी में बात करें 100 डेज, या फिर ऑप्शन सी में बात करें 120 डेज, या फिर ऑप्शन डी में बात करें 200 डेज। देखिए इरेथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी का जो अपना टाइम होता है अप्रोक्सीमेटली बोला जाता है, वो बोला जाता है 120 डेज। तो 120 डेज किसमें, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 120 डेज। अब इसके बाद वो कहाँ जाते हैं, इसके बाद वो स्प्लिंग में पहुंच जाते हैं, ये भी आप याद रख लेना। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों इसके ना मैंने पहले पार्ट और पार्ट 1 और पार्ट 2 भी मैंने बनाए हुए हैं, अगर आपको वो देखने तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द लंग्स बाय ए फुल फोर्स इनहाइलेशन इज कॉल्ड। देखिए सवाल कह रहा है कि पूरी तरह से जबरन सांस लेने से फेफड़ों में निहित हवा की अधिकतम मात्रा कहलाती है, क्या कहलाती है। जैसे कि मैं मानता हूँ, मैं मान कर लेता हूँ, मतलब मैं बताता हूँ, मतलब फुल फोर्स से हमने सांस ली इस तरीके पूरी ताकत के साथ, अब ये पूछ रहा है कि उसको क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए की बात करें वाइटल कैपेसिटी, या फिर ऑप्शन बी की बात करें टाइडल वॉल्यूम, या फिर ऑप्शन सी की बात करें टोटल लंग कैपेसिटी, या फिर डी की बात करें ऑप्शन डी की इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अभी देखिए मैंने फुल फोर्स से लिया ना, तो इसको क्या बोलेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी। इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा, टोटल लंग कैपेसिटी। अब दोस्तों इसमें देखिए ये थोड़ा सा बहुत अच्छा टॉपिक है और अच्छे इसका ये सवाल था, क्योंकि इससे रिलेटेड ये तो अभी आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये टोटल 7-8 होते हैं, क्या पता उसकी तरह से आ जाए, या फिर टाइडल वॉल्यूम की इनकी रेंज पूछने लग जाए, तो मैं हल्का सा बारीकी से आपको बता देता हूँ। डायग्राम आप देखते रहें, इस तरीके का होता है, और इस तरीके से ग्राफ जो चल रहा है इस तरीके से। अब मैं बात करें जैसे टीबी क्या होता है, टीबी मतलब टाइडल वॉल्यूम होता है। अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इंस्पायर्ड ऑफ एक्सपायर्ड इन ईच ब्रीथ ड्यूरिंग नॉर्मल क्विक रेस्पिरेशन, यानी जो मैंने सांस ली छोड़ भी दी, इस दौरान जो मेरे अंदर रह गया वो टाइडल वॉल्यूम रहा, वो कितना रहा 500। टाइडल वॉल्यूम को बोला जाता है 500। अब उसके बाद अगर मैं इंसिपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करूं, तो इंसिपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैस विच अ पर्सन कैन इनहेल फ्रॉम एंड इंसिपिरेटरी पोजिशन, यानी कि मैंने अपना मैक्सिमम इंसिपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किया, यानी कि मैंने सांस लिया, ये मेरा नॉर्मल इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। और दूसरा क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, वो रहता है 2500 ml। अगर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो इट इज 2500, ये क्या है कि इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम विच कैन बी इनहेल्ड फ्रॉम द एक्सपिरेटरी पोजिशन, इट इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम, दोनों को मिक्स कर दिया गया है। इंस्पिरेटरी कितना था हमारा 2500, और टाइडल वॉल्यूम कितना था 500। अब मैंने ऐसे सांस लिया,
इसके बाद जो छोड़ा है वहाँ पे जो स्टॉक पे रह गया है वो हमारा टाइटल वॉल्यूम भी रह गया है और हमारा इंसिपिरेटी जो मैंने 2500 लिया था वो भी और प्लस 500 वो 3000 हो गया। इस तरीके से पूरे हैं डायग्राम। मैं थोड़ा सा चार्ट दिखा रहा हूँ, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके हमेशा फ्यूचर में काम आएगा। आप वर्किंग रहेंगे तब भी काम आएगा, आप अपने जूनियर को बताएंगे तब भी काम आएगा। मैं इसको प्लान कर रहा हूँ कि इसके लिए मैं थ्योरिकल एक पीएफटी करके होती है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और वॉल्यूम लंग वॉल्यूम के ऊपर है टॉपिक। इसको मैं एक थ्योरिकल क्लास लूंगा और अच्छे तरीके से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं पूरा डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करने लगा तो कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, देखो ये जो डीएसएसबी का जो पेपर आया था 2019 वाला, उसमें जो सवाल था एक ये सवाल भी था, ए रिडक्शन इन ब्लड पीएच ड्यू टू ए पैनिक अटैक कैन बी क्लासिफाइड एज ए। अब इसमें थोड़ा सा डाउट लगा, मैंने डिस्कस किया, एक दो जगह भी डिस्कस किया, मुझे लगा कि ए रिडक्शन ठीक है या फिर इस वर्ड को चेंज कर दिया जाए, चेंज कर सकते हैं। तो इसका चेंज करके मैंने किया है कि चेंज इन ब्लड पीएच ड्यू टू पैनिक अटैक कैन बी क्लासिफाइड एज ए। अगर मैं इसकी बात करें, ऑप्शंस की बात करें तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, या फिर ऑप्शन बी की बात करें रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस, या फिर ऑप्शन सी की बात करें मेटाबॉलिक एल्कालोसिस, या फिर ऑप्शन डी की बात करें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब दोस्तों ये क्या पूछ रहा है, पैनिक अटैक। अब पैनिक अटैक जहां भी आएगा, पैनिक अटैक क्या होता है कैसे समझे? पैनिक अटैक मतलब कि अगर हिंदी में बोलो तो बहुत, चलो हम प्रॉपर तरीके से वैसे समझ लेते हैं। पैनिक अटैक क्या है कि डर की भावना, मतलब किसी ने बोला कि मैं तुझे मार सकता हूँ या मैं लड़ाई करने वाला हूँ तुझसे, मैं तुझे मारने वाला हूँ, तो इस तरीके से क्या हुआ, एक डर की भावना ही हुई, डर जागा मन के अंदर। तो हम क्या करें, डर में घबराहट हुई, घबराहट में क्या करते हैं, सांस प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं, मतलब ऐसे करते हैं ना, डर गए घबरा गए ऐसे करते हैं। तो क्या करते हैं हम, CO2 को पूरी को बॉडी से बाहर निकाल लेंगे, जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे जहाँ पे पैनिक अटैक आया तो समझ लो वहां पे ऑप्शन आपका ये रहने वाला है, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, राइट होगा। तो ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। पैनिक अटैक का मतलब है कि डर की भावना, घबराहट, डर रहे हैं आप किसी भी चीज से, तो पैनिक अटैक कहा जाएगा। तो उसमें कौन सा ऑप्शन बी रहेगा? ऑप्शन राइट जो होने वाला और रहेगा वो रहेगा रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस होता है अगर पैनिक अटैक पूछा जाता है तो। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, द मेन सिम्टम्स ऑफ इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम आर अब्डोमिनल पेन एंड, यानी चिड़चिड़ी आंत सिंड्रोम के मुख्य लक्षण पेट दर्द और है, मतलब पेट दर्द के अलावा और भी कुछ पूछ रहा है कि वो क्या है। इरिटेबल बॉल सिंड्रोम की बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए की बात करें ब्लड इन स्टूल, ऑप्शन बी की बात करें चेंज इन बॉबल हैबिट्स, या फिर ऑप्शन सी की बात करें इन्फ्लेमेशन, या फिर ऑप्शन डी की बात करें पासिंग ऑफ म्यूकस। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन बी है एक चेंज इन बॉबल हैबिट, यानी बॉबल की हैबिट यानी आदतें बदल जाती हैं। जैसे कि क्या है, जो मोशन पास करते हैं और वो ब्लैक कलर का हो सकता है, अलग अलग चीजें उसमें रहती हैं, मतलब हैबिट जो हम कहेंगे इन बॉबल हैबिट। अगर इसकी बात की जाए, इरिटेबल बॉबल की बात की जाए, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चेंज इन बॉबल हैबिट। बॉबल की जो हैबिट्स होती हैं वो बदल जाती हैं, और भी कई रीजन हो सकते हैं जिसमें। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में खुद भी कोशिश करना, पढ़ना, और अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पावर टूल्स आर पावर्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी बिजली उपकरण निम्नलिखित को छोड़कर सभी द्वारा संचालित होते हैं। बिजली उपकरण एक को छोड़कर, एक्सेप्ट पूछ रहा है हमसे, समझे आप? तो एक्सेप्ट में क्या आएगा? ऑप्शन ए की बात करें नाइट्रोजन, ऑप्शन बी की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन सी की बात करें इलेक्ट्रिसिटी, या फिर ऑप्शन डी की बात करें बैटरी। तो क्या पूछ रहा था ये हमसे पूछ रहा था कि निम्नलिखित को बिजली उपकरण के बारे में पूछा, तो एक ही इसमें राइट होगा। अगर एक्सेप्ट की बात करूँ, तीनों सेम ही है, मतलब सेम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी से भी हो सकता है और बैटरी से भी, नाइट्रोजन से भी, लेकिन किससे नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एक्सेप्ट की बात कर रहे थे। तो ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following is not one of the most important properties of suture materials? suture material की प्रॉपर्टी पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिवनी सामग्री में सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक नहीं है, उसके बारे में पूछ रहा है, जो नहीं है, बाकी सब हैं। तो ऑप्शन ए फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्शन बी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, ऑप्शन सी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन ऑप्शन डी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज वो नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड वीवर ब्लेड इज, ब्लेड यानी सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वीवर ब्लेड है। वीवर ब्लेड के बारे में पूछ रहा, आप इमेज देख लो जो दिख रही है, ये वीवर ब्लेड है, इस तरीके का होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है नंबर, यानी 69 नंबर का है, 10 नंबर का है, या फिर ऑप्शन सी की बात करें 24 नंबर का है, ऑप्शन डी की बात करें 22 नंबर का है। अगर फ्रिक्वेंटली यूज वीवर ब्लेड की बात करें तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो नंबर 69 वो राइट होगा, 69 नंबर का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
ये बीवर ब्रेड इस तरीके का दिखता है, ये देख लेना। अगर इमेज बेस्ड सवाल भी आता है तो आप इस तरीके से उसको करके आएंगे, देख लेना। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। What are malleable wire-like instruments used for the exploration of a structure such as fistula or duct called? ये पूछ रहा है हमसे कि अगर हिंदी में बोला जाए तो नम्य क्या है फिस्टुला या डक्ट जैसी संरचना की खोज के लिए उपयोग किया जाने वाला तार जिसे उपकरण कहलाते हैं, तो वो क्या है? ऑप्शंस दिए इन्होंने। ऑप्शन ए की बात करें डायलेटर है, या फिर ऑप्शन बी की बात करें प्रोब्स है, या फिर ऑप्शन सी की बात करें सूचर्स है, या फिर ऑप्शन डी की बात करें सीजर है। तो प्रोब जो होते हैं फिस्टुला प्रोब, इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रोब्स आप इमेज में देखो इस तरीके का प्रोब दिखता है। जब फिस्टुला का प्रोसीजर होता है तो उस समय प्रोब को इस तरीके से डालते हैं और वहां से इस तरीके से आ जाते हैं पकड़ कर। ये प्रोब का अगर हम सर्जरी में डिस्कस कर रहे होते, सर्जिकल कुछ बातें कर रहे होते, तो मैं आपको डिटेल में फिस्टुला की सर्जरी बता पाता अभी, लेकिन और भी सवाल से छूट ना जाए इसलिए चलते हैं अगले की तरफ। प्रोब्स इस तरीके का दिखता है। फिस्टुला और डक्ट की अगर कोई भी संरचना को चेक करना हो तो प्रोब का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द प्रोसेस विच इंक्लूड्स all those procedures, activities and behaviors designed to keep away the microorganism, और बोला जाए तो बैक्टीरिया, फंगी, वायरस या फिर फ्रॉम ए पेशेंट बॉडी इन द सर्जिकल वुंड इज नॉन एज, यानी हिंदी में बात करें तो वह प्रक्रिया जिसमें रोगी के शरीर और सर्जिकल घाव से सूक्ष्म जीवों जैसे कि बैक्टीरिया, कवक, वायरस को दूर रखने के लिए डिजाइन की गई सभी प्रक्रिया गतिविधियों का व्यवहार शामिल है या फिर कहलाती है। क्या है वो? ऑप्शन ए की बात करें डिसइंफेक्शन, ऑप्शन बी की बात करें एंटीसेप्सिस। एंटीसेप्सिस तो नहीं होता, एंटीसेप्टिक होता है, तो ये तो ऑप्शन बी तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि एंटीसेप्सिस कोई वर्ड नहीं होता है। ऑप्शन सी एसेप्सिस या फिर ऑप्शन डी स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन एक अलग प्रोसेस होता है, डिसइंफेक्शन एक अलग प्रोसेस होता है, लेकिन जो ऑप्शन सी है एसेप्सिस वो राइट रहेगा। आपने स्टेलाइजेशन पढ़ा हुआ है क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी के काम आता है, चाहे लैब वाले बच्चे हों, चाहे रेडियोलॉजी वाले बच्चे हों या फिर ओटी वाले बच्चे हों, क्योंकि लैब से भी कुछ चीज़ों को स्टेलाइज कराया जाता है और रेडियोलॉजी से भी कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ कुछ कंज्यूमेबल्स होते हैं या कुछ कुछ इक्विपमेंट होते हैं जिनको स्टेलाइज किया जाता है, तो ऑटोक्लेविंग वगैरह द्वारा होते हैं स्टेलाइजेशन। क्लियर है? चलें अगले सवाल की तरफ। द केमिकल नेम ऑफ बीटाडीन इज, आसान सा सवाल है और सिंपल सा भी है, यानी बीटाडीन का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन की बात करें पोविडोन आयोडीन, या फिर ऑप्शन बी की बात करें आइसोप्रोपेनोल, या फिर ऑप्शन सी की बात करें क्लोरोहेक्सिडाइन, या फिर ऑप्शन डी की बात करें आयोडीन। देखो आइसोप्रोपेनोल क्या है? ये अल्कोहल में आता है और क्लोरोहेक्सिडाइन एंटीसेप्टिक है, आयोडीन और, लेकिन ऑप्शन ए जो पोविडिन आयोडीन। आप बीटाडीन जब भी इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे लिखा होगा पोविडिन आयोडीन 5% या 7.5%, बीटा स्क्रब जो होता है 7.5% होता है, बीटाडीन की बात करें तो 5% होता है। इस तरीके से ऑप्शन ए द राइट आंसर होगा इसका, पोविडिन आयोडीन। इस वीडियो का लास्ट सवाल रहेगा, चलते हैं उसकी तरफ। विच मशीन्स यूज टू टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ स्टीम फॉर डिसइंफेक्शन, यानी कि अगर मैं हिंदी में बात करूं तो कौन सी मशीन कीटाणु शोधन के लिए भाप के तापमान और दबाव का उपयोग करती है? सिंपल सी बात है, आसान है, सवाल पढ़ने में समझ आ गया। ऑप्शन ए की बात करें लेमिनार एयर फ्लो, या फिर ऑप्शन बी की बात करें ऑटोक्लेव, या फिर ऑप्शन सी की बात करें ओवेन, या फिर ऑप्शन डी की बात करें वाटर जेट। सवाल क्या पूछ रहा था कि भाप के तापमान और दबाव, जहाँ के अगर प्रेशर और स्टीम, टेम्परेचर एंड प्रेशर और स्टीम की बात आएगी तो कहाँ पे आएगी? वो ऑटोक्लेव के साथ आएगी, तो ऑटोक्लेव इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी, इसमें और कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं उनको मैं कोशिश करूंगा और कंबाइंड बनाने की और भी, क्योंकि इसमें अदर सिलेबस भी था, तो ये थोड़ा सा पेपर ऐसा है कि ये सिर्फ आइडिया के लिए आपको बताया जा रहा है ताकि आप अपना आइडिया बना सकें कि इस तरीके से सवाल आते हैं और उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा सकें, क्योंकि जल्दी नियर बाई इसका एग्जाम होने वाला है डीएसएसबी का। तो उसी की तैयारी में सोच रहा था कि मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा और अपना योगदान दे दूं आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कुछ हद तक मैं आपके काम आया तो जिंदगी में कभी तो याद करोगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।